नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं, वक्त है खबर देने और खबर लेने का। लेकिन आज हम खबर दे रहे हैं, खबर लेने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं ये कैसा हिंदुस्तान जहां पर हिंदुओं को ही पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। एक इलाके में उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया जाता है, वो भी दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर। क्या है मेवात में साजिश, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो वो है जमातियों का आका मौलाना साद। न्यूज नेशन लगातार मौलाना साद और जमातियों के काले चिट्ठे खोलता रहा है, उनकी सच्चाई देश को बताता रहा है। एक ऐसी सच्चाई की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन पहुंचा था दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर दूर मेवात की जमीन पर। यह इलाका भी हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में आता है, लेकिन इस इलाके में हिंदू होना पाप है। इस इलाके में हिंदू होने का आचरण करना सबसे बड़ा अपराध है। जमाती मेव मुसलमानों पर न्यूज नेशन का यह खुलासा आपके पैरों तले से जमीन खींच लेगा। आज मेवात में रची गई एक एक साजिश कैमरे पर होगी बेपर्दा, जिसे देखने के बाद आपके जेहन से भी यही सवाल उठेगा कि हिंदुस्तान की धरती पर आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। मेवात का सच आज देश को दहला देगा। जमातियों की साजिश आज देश को सन्न कर देगी। जी हां, आज न्यूज नेशन जो खुलासा आपके सामने करने वाला है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप जानेंगे कि आखिर तबलीगी जमात के जमातियों ने पूरे मुल्क में कोरोना क्यों फैलाया। आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो देश के खिलाफ जमात की अब तक की सबसे बड़ी साजिश है। आज मौलाना साद और उसकी जमात का असल एजेंडा जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज न्यूज नेशन सबूतों के साथ बताएगा कैसे तबलीगी जमात ने बीते कुछ वक्त में देश के भीतर एक मिनी पाकिस्तान बना डाला है। जी हां, मेवात में हिंदुओं की हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। यहां हिंदुओं पर हमले होना आम बात है, उनके घरों पर कब्जे आम बात हैं। हिंदुओं की बेटियां यहां खौफ में जीती हैं और हिंदुओं के गांव इलाका छोड़कर लोग भाग चुके हैं। और इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है तबलीगी जमात के वो जमाती जिन्होंने दिल्ली से सटे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। हिंदुओं को किसी भी तरह से कुछ भी करने नहीं देते, परेशान करते हैं कि गांव छोड़कर भाग जाए। हाँ जी, किस हर तरीका से उनको भगाना है। उनको तो उन्होंने तो ऐसे युवा बनाने के उनके पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ जमात आती है और वो मस्जिदों में ठहरती है। फिर वो सारे लड़कों को इकट्ठे करके ले जाते हैं, फिर वो मस्जिद में ले जाते हैं। जब वो जमात में कहते हैं कि दारुल इस्लाम, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, वो समझाते हैं जब जहाँ तुम मुसलमान अकेले हो वहाँ उनमें बन के रहो और अपनी ताकत बढ़ाओ, और जब तुम ताकतवर हो जाओ तो उनको एक एक कर ख़त्म करो। जी हां, आज हम सबूतों के साथ बताएंगे तबलीगी जमात ने कैसे मेवात में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेला। मेवात के हिंदुओं को जलील किया, उन्हें डराया और तब तक डराया जब तक वो धर्म परिवर्तन करने को राजी नहीं हो गए, और जो मुसलमान बनने को राजी नहीं हुआ वो मार दिया गया। मेरे पिताजी को इकबाल ने और फतेहली ने और इकबाल के लड़के ने इंसाफ ने जिंदा जला के मरवा दिया। बार बार वो धमकी देते थे और पुलिस भी उनके साथ थी, उनके के साथ पुलिस मिली थी। सारे सबूत थे वहाँ। पेट को काट रखा था, नीम खून में संधा हुआ था, चप्पल टूटी हुई थी और रुई पड़ी हुई थी, खून से संधा हुआ था पूरा शरीर। तो भी और मेरे से बोलती है वो, पुलिस भी कहती है और वो इकबाल भी कहता 5-7 लाख रुपए ले लो, दाग दे दो, नहीं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट लिखी मेरी। हमारी टीम की मुलाकात रामजी लाल के बेटे मुकेश के साथ हुई, जिसने बताया कि कैसे अपने पिता की हत्या के बाद जमातियों के डर से मेवात के बिछौर गांव में बने अपने घर को छोड़कर होटल में आकर बस गए। खौफनाक मौत देने का ये सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि हिंदू घबराकर मेवात छोड़ने लगे, और फिर यही हुआ भी। लगातार इस इलाके में जमात के लोग बसते गए, साथ ही उनकी दहशत भी बढ़ती गई।
जमात का ऐसा खौफ कैसे फैला, इसके जवाब के तौर पर मुकेश बस अपने पिता की लाश की तस्वीर दिखाते हैं। मुकेश के पिता रामजी लाल को तलवारों से काट कर मार डाला गया था। मुकेश के मुताबिक गांव का सरपंच इकबाल रामजी की जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन जब रामजी नहीं माने तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। रामजी का परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इकबाल और फतेह अली की नफरत का शिकार हुआ ये परिवार आज भी जमात और जमात से जुड़े लोगों की हैवानियत को भूला नहीं है। अब बोलते हैं हमारे भाइयों के साथ वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं और तुम इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे। जमात आती है उन लोगों की। अच्छा, हाँ, ये जरा बताएं कि वो भड़काते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो मेवात में तुम हिंदुओं के साथ करो। हाँ हाँ, भड़काते हैं, हमारे यहाँ खाना के भड़काते। जमात आती है, जैसे मैं तहमद बांध जाता हूँ तो जैसे मेवाती टाइप में बुरसट बांध जाता हूँ, मुरिस कहते हो चलो मस्जिद में। मेवात में अब हिंदू आबादी धर्मांतरण कर रही है या तो मुकेश के परिवार की तरह पलायन, लेकिन जमातियों की एंट्री के पहले मेवात की फिजाओं में यूं दहशत नहीं थी। पहले 20 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जमात इतनी आती है। जनानियों की जमात आती है, औरत आती हैं बुरखा पहन कर जमात में। फिर वो जनानियों को जुम्मे के दिन जो शुक्रवार होता है उसके दिन मोहल्ले के लिए जनानियों को इकट्ठी करती हैं, फिर उनको भड़काती हैं सबको हिंदुओं के खिलाफ। हाँ, आप कहना चाहते हैं कि पहले इतनी हालत खराब नहीं थी 20 साल पहले। जब से जमात आने लगी है ना, जब ये जमात आती है, पहले हम हर मुसलमान घर खाना खाते थे, बोल चालते सब, ऐसा कोई ख़राब नहीं था। लेकिन जब से जमात आती है औरतों की, आदमियों की बाहर से, वो सबको भड़काती है, इकट्ठा कर लेती है। जैसे स्कूल में बच्चों को इकट्ठे करके पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे पढ़ाती है, बिल्कुल जैसे दिमाग को बिल्कुल ऐसा कर देती है, बिल्कुल ख़राब सबके को। यानी मेवात के हालात कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बनाने में जमातियों का सबसे बड़ा हाथ है। दीन के नाम पर लोगों को भड़काकर जमातियों ने मेवात में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना हराम कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ इस खुलासे का एक हिस्सा है। आगे आगे आप जो देखेंगे वो आपका दिमाग सन्न कर देगा, क्योंकि जमात ने जो बीज मेवात में बोया उसके असर से आज मेवात पाकिस्तान बन चुका है। जहां हिंदू होना जुर्म है, मेवात में हिंदुओं पर जुल्म की दास्तान जारी है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। तो सवाल हम उठा रहे हैं, ये कैसा हिंदुस्तान? दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर क्यों 103 गांव हिंदू विहीन हो गए? क्यों जहां पर आजादी के समय आबादी दोनों समुदायों की 50-50% थी, अब वो मात्र घटकर 19% के आसपास रह गई है? क्यों? सवाल ये है क्यों? ये कैसा हिंदुस्तान है? इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन साहब जुड़ गए हैं, जिनसे मैं 1-to-1 बातचीत करूंगा। थोड़ी देर में मेरे साथ हरियाणा से इकलौती भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला सुनीता दुग्गल जी जुड़ेंगी। मेरे साथ थोड़ी ही देर बाद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब जुड़ेंगे। जीडी बख्शी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की है इस पूरे मामले की। मेरे साथ मौलाना अली कादरी जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन है सीरत उद नबी एकेडमी यानी सॉस के, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हमेशा आप 9 बजे मैं 2 ऑडियंस को जोड़ता हूं। सिद्धार्थ बग्गा साहब जुड़े हुए हैं, जो कि पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट है। और मेरे साथ दूसरे भाई शाह आलम जुड़े हुए हैं। शाह आलम एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, ऑथर हैं और जामिया से जुड़े हुए हैं। सीधे चलता हूं सबसे पहले सुरेंद्र जैन जी के पास। सुरेंद्र जैन जी, विश्व हिंदू परिषद ने इस मुहिम को उठाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुहिम को उठाते उठाते बड़ी देर हो गई? क्यों ऐसे हालात बन गए कि जो 103 गांव वहां पर हिंदू विहीन हो गए? सिर्फ सुरेंद्र जैन जी को फ्रेम में रखिएगा प्लीज। ऐसा है कि इन दिनों में अत्याचार की भीषणता बहुत बढ़ गई थी। लोगों की चोटी काटने की कोशिश की जा रही थी। लड़कियां उठाई गई जबरन इन 3 महीनों में, जब से कोरोना का काल चल रहा है। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति, उसके घर पर हमला किया जाता है, गोलियां मारी जाती है, पथराव ऐसे किया जाता है जैसे बारिश हो रही है। जब ये परिस्थितियां पहले से कई ज्यादा भीषण हो गई तो हमें लगा अब सीमाएं पार हो रही है, हमें हर परिस्थिति के अंदर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तब हमने सारे फैक्ट्स जो बिखरे हुए थे जगह जगह, उनको एकत्रित होना चाहिए, जिससे हम मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा सके। इसके लिए हमने जनरल बख्शी से निवेदन किया और लोगों से निवेदन किया, और एक पहली समिति बनी जिन्होंने मेहनत के बाद वो रिपोर्ट हमारे सामने रखी, हमने मीडिया को जारी की। लेकिन जब अनुसूचित जातियों के ही एक संगठन ने कहा अनुसूचित जाति के लोगों का तो जीना मुश्किल हो रहा है, उनकी लड़कियां उठा रहे हैं, सरेआम बलात्कार कर रहे हैं,
उनके जहां शादी होती है उस शादी के ऊपर हमला करते हैं, लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं। ये सारी घटनाएं हो रही है अनुसूचित जातियों के साथ, तो क्यों ना हम करें। और उन्होंने जस्टिस पवन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लेकिन पवन जी, मुझे दीपक जी, मुझे बहुत दुख है ये बात कहते हुए, क्योंकि मैंने आपका पिछला 1 घंटे का कार्यक्रम देखा। जब जस्टिस पवन घटनाओं का वर्णन कर रहे थे तो एक मुसलमान नेता, मैं नाम नहीं लेकर इनको बड़ा करना चाहता, बलात्कार का जिक्र आ रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में मैं दरिंदगी देख रहा था। और वो जो एक वकील थे वो वकालत का बिंदु उठा रहे थे। जिस लड़की को उठाने की कोशिश की जा रही है वो कहते हैं उसकी जबरदस्ती शादी की जा रही थी। ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? इसलिए मुझे लगता है ये वास्तव में मेवात की जो स्थिति आज बनी है उसके अंदर जमातियों का और इन जैसे दुष्टों का, जिन्होंने पवन जी के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगाए, कैसी बेहुदी गालियां दी उन्होंने, एक इतने जहीन आदमी का किस तरह से अपमान किया। आज तक कितनी बेहुदी बातें आपके चैनल पर ये मुस्लिम नेता कर जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार उनके साथ किसी ने नहीं किया होगा। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और इसी से इनकी मानसिकता ध्यान में आती है। अब ये जो 103, हाँ जी डॉक्टर जैन, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, देश में मोदी जी की सरकार है, खट्टर जी की सरकार हरियाणा में है, आप सब लोग सेम संघ परिवार से आते हैं, तो ऐसे हालात क्यों बने? क्यों पहले इसको नियंत्रित नहीं किया गया? पिछले 6 सालों से वहां खट्टर जी की सरकार है। अगर हालात इतने खराब थे तो इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ऐसा है कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी इनको गलत जानकारी देती। दुर्भाग्य से मनोहर लाल खट्टर जी उस ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा विश्वास करते थे। मैंने बार बार टोका उनको, या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यहां ये गलती पर है। अरे मंदिरों पर कब्जा किया है और उनका डीसी उनको बता रहा है कि नहीं, यहां कोई मंदिर नहीं था। मैंने जब सारा रिकॉर्ड निकालकर उनको दिखाया ये मंदिर का रिकॉर्ड है, तब जाकर उनको मानना पड़ा। और अब हमने इसलिए फैक्ट्स इकट्ठे करके उनको दे रहे हैं। वो मजबूर होंगे कार्यवाही करने के ऊपर, लेकिन उनकी कोई अगर मजबूरी होगी तो वो शांत बैठ सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम इस परिस्थिति को ठीक करके ही रहेंगे। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि आपने कहा कोरोना काल में ये समस्याएं बढ़ी, ऐसा क्या हुआ कोरोना काल में कि ये समस्याएं बढ़ गई और इस तरह के इंसिडेंट बढ़ गए? और कितने इंसिडेंट हुए? जनरल बख्शी भी जुड़ गए, उनको भी मैं आपके साथ लाऊंगा। मैं चाहूंगा कि चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है आप लोगों के इनिशिएटिव पर, तो आप दोनों आपस में चर्चा करें। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना काल के बाद क्या हुआ डॉक्टर जय? ऐसा है कि एक आदत पड़ गई थी इनको। जब CAA का मामला आया, ये देश भर को आग लगाने की कोशिश की। शाहीन बाग की आड़ में जिस तरह से शिव विहार का दंगा हुआ, देश में सब जगह पर दंगे हुए, और वो आदत जो बन गई थी कि हमारे दबाव से सरकार झुक सकती है, अब इन्होंने दबाव बनाने का शुरू किया, वैसा खेल जो डायरेक्ट एक्शन के समय पर। देश भर में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए, उनकी लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और आपके आसाम के कुछ इलाकों के अंदर, हरियाणा के मेवात के अंदर, ये सब जगह जब काम हुए तो मुझे लगा कि अब मेवात में बदलाव आना ही चाहिए और वो समाज लाएगा अपने दम पर। कोई राजनीतिक पार्टी लाती है तो लाए। मैं दीपक जी एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जनरल साहब पधारे हैं। मैं जनरल साहब को वास्तव में सैल्यूट करता हूं। लड़ाई का मोर्चा चाहे विदेशियों के साथ हो, चाहे आंतरिक दुश्मन के साथ हो, हमारे जनरल साहब हमेशा मूंछें तान कर हर लड़ाई के अंदर खड़े होते हैं। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारत को ऐसे महान सपूत मिले। लेकिन ये जो प्रश्न है कि 103 गांव कब से खाली हुए, ये 47 से पहले का विषय नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने 46 में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, तब हिंदू ने भी रिएक्शन किया, आसपास के भरतपुर से और जगह से आकर किया था। तब जब ये कैंप में रहे कुछ दिन, मौलाना यूसुफ, मैं ध्यान रखना फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, और जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, आज या फिर कभी किसी भी मंच पर मेरे साथ चर्चा कर लेना, मैं बताऊंगा कि सत्य क्या है, तुम्हारी कलई खुलेगी। मौलाना यूसुफ जो उस समय मरकज के इंचार्ज थे, उन्होंने वहां जाकर भाषण दिया और कहा कि अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है क्योंकि तुमने अल्लाह का पूरा आदेश नहीं माना। अल्लाह का पूरा आदेश यानी हिंदुओं को साफ कर। अब तुम, अल्लाह बड़ा क्षमावान है, दयालु है, तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह का आदेश तुम्हें मुकम्मल रूप से लागू करना होगा।
तब से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए, तब से उनकी लड़कियों को उठाना शुरू हो गया, तब से मंदिरों पर कब्जा करना शुरू हो गया, शमशान घाट पर कब्जा करना शुरू हो गया, हिंदुओं को जिंदा जलाना शुरू हो गया और वर मंडप से लड़कियों को उठाकर भगाना शुरू हो गया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जर्रा जर्रा ठीक है। गवाही दे रहा है इनके अत्याचारों की। ठीक है, चूंकि हम ब्रॉडकास्टिंग के कई नियमों से जुड़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर जैन साहब मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मौलाना यूसुफ को जो आपने कोट किया है वो आपने व्यक्तिगत स्तर पर किया है, व्यक्तिगत विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर किया है, और न्यूज नेशन आपके इस बयान की गारंटी नहीं लेता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि हम कई तरह के ठीक है। मैं जन बख्शी के पास चलता हूं। जन बख्शी, क्या महसूस किया आपने विवाद में, वहां पर यह हालात क्यों बने? देखिए, पिछले साल कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मुझे वहां के लोगों ने बुलाया था और इनवाइट किया था कि मैं वहां जाऊं, वहां पे बातचीत करूं लोगों से, वहां के हालत का थोड़ा जायजा लूं। अब मेरे को क्लियर इंप्रेशन आया कि वहां पे जो पुलिसिंग है वो थोड़ी सी जो है बहुत थिन है ऑन द ग्राउंड, बहुत थिन है ऑन द ग्राउंड। और इसके चलते जो कि कुछ शरारती तत्व हैं, जो कि कुछ कम्युनल एलिमेंट्स हैं, वो वहां पे हावी होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा चीज नहीं है देश के लिए, इस इलाके के लिए, जो कि अदरवाइज बहुत प्रगतिशील है। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वी शुड एक्ट इन टाइम। जो थिंग है वहां पे डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी एलिमेंट की फोर्सेस की, वहां पे सरकार को जल्द से जल्द कोई सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर या बटालियन वहां पे लगा देनी चाहिए, वहां पे लोकेट करनी चाहिए, ताकि उसके आने से जो कि वहां पे माइनॉरिटी है जिसका कि मनोबल इस वक्त बहुत ही, मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि बहुत ही वो जो है सदमे में लगते हैं, सहमे हुए लगते हैं, डरे हुए लगते हैं। जो भय का माहौल है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा जबकि डिप्लॉयमेंट वहां पे जो है ताकतवर होगी, ताकि ये चीज बढ़कर ऐसी कोई हालात ना पैदा करे जिसे हमारे देश के दुश्मन, जिसे आईएसआई कल एक्सप्लॉइट करे और यहाँ पे एक जो है ट्रबल का ऑनक्लाव आपके जो बिल्कुल डेप्थ एरियाज में ये हो जाए। तो जन बख्शी, मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में यहां पर एक सीआईएसएफ के सेंटर को बनाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दी थी, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण उसको हरियाणा सरकार को वापस लेना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा माइनॉरिटी, इस देश में क्या हिंदू इस इलाके में माइनॉरिटी बन गए हैं? इस कड़वी हकीकत को आप स्वीकारते हैं? वो है, उसमें क्या है, डेमोग्राफिकली वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर सीआईएसएफ का एक सेंटर वहां दिखाया जा रहा है, उससे लोकल लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोकल लोग उनको चीजें बेचेंगे, खरीदेंगे, वहां वो लोग स्पेंड करेंगे, वो तो क्षेत्र की इकोनॉमी में फायदा होगा। ये मानसिकता क्या है कि अगर वहां पे सिक्योरिटी का एलिमेंट ट्रेनिंग के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेनिंग एरियाज है वहां जो मैंने देखे, जो नजर से मैं देख के आया हूँ, बहुत अच्छे ट्रेनिंग एलिमेंट है। क्यों इसको अपोज क्यों होना चाहिए? ये अपने आप में एक कहानी कहता है। वाई? आई हैवंट अंडरस्टूड। अगर मेरे इलाके में लोग, तो देखिए जम्मू में और इलाकों में कह रहे हैं साहब आप यहाँ एक रेजिमेंटल सेंटर लगवाइए ताकि यहाँ की इकोनॉमी उठेगी, यहाँ के लोगों का फायदा होगा, सिपाही पैसे खर्चे वहां करेंगे, सरकार पैसे खर्चे करेगी, सेंटर बनाने में, क्रिएट करने में बेसन, मिस्त्री, मजदूर सब लगेंगे, वहां लोकल पैसा, सरकार का पैसा जाएगा, आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा, आपको सुरक्षा बढ़ेगी, गलत तत्व, असामाजिक तत्व वहां पे हावी नहीं हो पाएंगे। शायद यही तो कारण था कि सीआईएफ के सेक्रेटरी को रोक दिया गया। सीधा सवाल पूछ रहा हूं साहब कि हमारे देश की अगर फौज, पैरामिलिट्री फोर्स का कोई एलिमेंट वहां लगाया जा रहा है, उसको अपोज क्यों किया गया?
ये क्या एक मानसिकता नहीं दिखाता? सब कुछ साफ है फिर, कहने को रह क्या गया? सही बात बोल रहे ये क्या जन बच्चों। और एक मानसिकता दर्शक का सवाल है, मेरे एक दर्शक मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से माधव, वो सवाल पूछना चाहते हैं, इसी से जुड़ा आपसे जवाब चाहूंगा। गुरुग्राम से माधव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। माधव बताइए। मेरा नाम माधव है और मेरा प्रश्न यही है आपसे कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी शासित राज्य हैं और बीजेपी की शासन है, फिर भी जैसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है मेवात क्षेत्र से, हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है और बीजेपी जो सत्ता में आई थी वो हिंदुओं के संरक्षण के नाम पे ही आई थी, लेकिन फिर भी लगातार घटती हुई जनसंख्या हिंदुओं की किस ओर संकेत कर रही है। मेरा प्रश्न यही है कि क्या कारण है कि लगातार हिंदुओं की संख्या में कमी आती जा रही है, खास करके मेवात जैसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में। ठीक है, मैं जनरल बख्शी से इसका जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर जैन हमारे साथ 5 मिनट और बने रहिए, एक जरूरी सवाल आपके लिए ब्रेक के बाद बोलूंगा, फिर बहस को खोलूंगा।